एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल साइकिल कंट्रोल एंड इट्स चेक पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो सेल साइकिल होता है ये मेनली 2 फेजेस रहते हैं। इसमें सबसे पहला फेज़ आता है इंटरफेज एंड दूसरा फेज़ आता है एम फेज़। इंटरफेज के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंडर 3 फेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला गैप 1 या फिर G1 फेज़, सेकेंड S फेज़ एंड तीसरा आता है G2 फेज़। उसके बाद जो M फेज़ है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं M से। सो ये जो भी फेजेस आते हैं सेल साइकिल के अंदर ये ऑर्डर्ड इवेंट्स होते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा आएगा। ओके, उसके साथ साथ ये सीक्वेंशियल इवेंट है। ओके, सीक्वेंशियल या फिर आप ऑर्डर्ड इवेंट कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये कंट्रोल्ड इवेंट्स होते हैं, मतलब अगर G1 फेज़ में जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं उसके कंप्लीशन होने के पहले ही अगर S फेज़ आ जाएगा तो डेफिनेटली S फेज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। S फेज़ में हम लोग जानते हैं कि इस पर्टिकुलर फेज़ में DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो अगर ये DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा और अगर सेल G2 फेज़ में मूव कर जाएगा तो यहाँ पे भी डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब ये सारे जो स्टेप्स हैं या फिर ये सारे जो ऑर्डर्ड इवेंट हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि ये सेल साइकिल कंट्रोल कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इनको कंट्रोल करते हैं और किस तरह से इनका कंट्रोल होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सेल साइकिल का कंट्रोल हो रहा है वो मेनली 2 मॉलिक्यूल इनको कंट्रोल करते हैं। एक का नाम है साइक्लिन और दूसरा होता है CDK या फिर इसे बोला जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल, सबसे पहला मॉलिक्यूल आता है साइक्लिन एंड दूसरा मॉलिक्यूल है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज या फिर CDK। ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। और ये जो मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम साइक्लिन है। साइक्लिन इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरे सेल साइकिल में जितने भी फेजेस हैं G1, S, G2 या फिर M, ये चारों फेजेस के अंदर ये साइक्लिन मॉलिक्यूल डिग्रेड होता रहता है एंड सिंथेसिस होता रहता है। ये खुद में एक साइक्लिकल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है साइक्लिन। दूसरा मॉलिक्यूल जिसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज या फिर हम इसको शॉर्टली बोलते हैं CDK। इसका नाम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये अपना फंक्शन करने के लिए साइक्लिन मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इसके नाम में काइनेज है। काइनेज इसीलिए है क्योंकि ये खुद एक एंजाइम है और ये एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम का काम है ये फॉस्फोराइलेट करेगा। आगे चल के किसी ना किसी मॉलिक्यूल को ये फॉस्फोराइलेट कर रहा होगा क्योंकि ये काइनेज एंजाइम है। ओके, सो ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज या CDK है ये अपना फंक्शन करने के लिए साइक्लिन के साथ जुड़ता है। जैसे ही ये साइक्लिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साइक्लिन फैमिली के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे साइक्लिन A होगा, साइक्लिन D होता है, साइक्लिन E होता है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और ये अलग अलग फेजेस में सिंथेसिस होते हैं। जैसे ही एक फेज़ में मान लीजिए G1 फेज़ में एक साइक्लिन मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट है साइक्लिन D का। साइक्लिन D का सिंथेसिस G1 में हो जाएगा और G1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साइक्लिन D मॉलिक्यूल फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा या फिर डिग्रेड हो जाएगा क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो साइक्लिन D मॉलिक्यूल का सिंथेसिस G1 में हुआ था उस साइक्लिन D मॉलिक्यूल के साथ एक पर्टिकुलर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज या CDK मॉलिक्यूल ही आके अटैच हो सकता है। और जैसे ही ये दोनों साइक्लिन एंड CDK अटैच हो जाते हैं जो कि एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही G1 फेज़ स्मूथली रन करता रहता है। या फिर G1 से S फेज़ जाने के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर साइक्लिन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है एंड पर्टिकुलर CDK मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। ये सारे साइक्लिन एंड CDK मॉलिक्यूल ईच सेल साइकिल के फेजेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं और उसी फेज़ में ये सिंथेसिस होते हैं और वो फेज़ कंप्लीट होने के बाद ये साइक्लिन मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाता है। लेकिन ये जो CDK मॉलिक्यूल होता है ये डिग्रेड नहीं होता। ये चीज़ का आपको
ध्यान रखना है कि जो CD के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते, लेकिन जो साइक्लिन मॉलिक्यूल्स होते हैं इस फेज अपना उनका काम कंप्लीट होने के बाद वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि साइक्लिन मॉलिक्यूल के कौन कौन से क्लासेस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो साइक्लिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग फेज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अगर स्पेसिफिक हैं तो डेफिनेटली उनका एक बहुत लार्ज क्लास होगा, बहुत सारे साइक्लिन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे हम मेन कुछ साइक्लिन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अलग अलग सेल फेज में कौन कौन से साइक्लिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस होता है, उनका नाम क्या रखे हैं उसको वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है G1 साइक्लिन, जो कि G1 फेज में सिक्रीट होता है। उसके बाद आता है G1 और S साइक्लिन, मतलब ये एक ऐसा साइक्लिन मॉलिक्यूल है जो कि G1 फेज से जब सेल S फेज में मूव कर रहा होता है, इस ट्रांजिशन फेज को ये पर्टिकुलर साइक्लिन मॉलिक्यूल रेगुलेट करता है। ओके, इसीलिए इसका नाम G1S साइक्लिन रखा गया है। नेक्स्ट है S साइक्लिन। S साइक्लिन एक ऐसा साइक्लिन मॉलिक्यूल है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ S फेज में ये सिंथेसिस होता हुआ नजर आएगा, और ये S फेज में जितने भी इवेंट्स हैं उनको ये रेगुलेट करेगा। फोर्थ साइक्लिन आता है M साइक्लिन, जो कि मेटाफेज स्टेज में जब जाएगा सेल तो उसको ये रेगुलेट कर रहा होगा। तो अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से साइक्लिन मॉलिक्यूल्स आते हैं। स्पेसिफिक साइक्लिन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो अगर G1 साइक्लिन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे दो साइक्लिन मॉलिक्यूल्स आते हैं, साइक्लिन D एंड साइक्लिन E। ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि G1 फेज में आपको नज़र आएंगे। उसके बाद G1 फेज में इनका काम कंप्लीट हो जाने के बाद ये डिग्रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है G1 से S फेज में ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन होने के लिए हमें साइक्लिन E की ज़रूरत होती है, साइक्लिन A की ज़रूरत होती है। तो साइक्लिन A जो होता है वो S फेज में जब ट्रांजिट कर रहा होता है सेल, तब इनकी सिंथेसिस हो जाएगी। उसके बाद आता है S साइक्लिन। यहाँ पे जो S साइक्लिन है इसके लिए G1 to S यहाँ पे जो S साइक्लिन मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे भी साइक्लिन मॉलिक्यूल A हमें चाहिए होगा। ओके, उसके बाद आता है M साइक्लिन। M साइक्लिन में हमें देखने को मिलता है कि G2 to M, एक्चुअली G2 फेज से M फेज का जो ट्रांजिशन होता है इस पीरियड में हमें चाहिए होता है साइक्लिन B। तो अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ साइक्लिन को तो मेरे पास आता है साइक्लिन A, साइक्लिन B, साइक्लिन D एंड साइक्लिन E, जो कि अलग अलग सेल साइकिल के फेजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ CD के। यहाँ पे जो काइनेज मॉलिक्यूल है या फिर जो काइनेज एंजाइम है इनके कौन कौन से क्लासेस होते हैं। तो ब्रॉडली ये जो काइनेज एंजाइम्स होते हैं इनका भी 4 क्लासेस प्रेजेंट है। ओके, जो कि सेल साइकिल में यूज़ हो रहा है। सबसे पहला CDK1, दूसरा CDK2, तीसरा CDK4 एंड चौथा आता है CDK6। अब बात करते हैं कौन से साइक्लिन मॉलिक्यूल के साथ कौन सा CDK एंजाइम जो है वो यूज़ होता है और कब और कहाँ पे ये एंजाइम्स का यूज़ हो रहा है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम G1 फेज के बारे में बात करें तो G1 फेज के लिए हमने देखा था, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इस कॉलम में हम बात करेंगे साइक्लिन मॉलिक्यूल के बारे में और दूसरे कॉलम में हम बात करेंगे CDK मॉलिक्यूल के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले G1 फेज से शुरू करेंगे। तो G1 फेज के लिए जो साइक्लिन मॉलिक्यूल चाहिए वो होता है साइक्लिन D। ओके, साइक्लिन D एंड साइक्लिन E मॉलिक्यूल। तो साइक्लिन D एंड साइक्लिन E जो है वो दोनों आपको G1 फेज में नज़र आएंगे। मोस्टली जो साइक्लिन E मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअली अगर हम बात करें तो G1 to S फेज ट्रांजिशन के लिए भी इसका ज़रूरत होता है। ओके, और इसके साथ जो CDK मॉलिक्यूल आता है वो होता है 4 एंड 6। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइक्लिन D एंड E ये दोनों के साथ CDK 4 एंड 6 आके यूज़ हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर मैं इनका और ज़्यादा स्पेसिफिक रोल देखूं तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिन D जो है, साइक्लिन D हमेशा 4 एंड 6 के साथ पेयर करेगा और साइक्लिन E के लिए हमें एक और CDK मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो कि
CDK2 आता है। उसके बाद हम बात करते हैं G1 to S फेज ट्रांजिशन। तो G1 to S फेज ट्रांजिशन होने के लिए हमें चाहिए होता है साइक्लिन E एंड CDK2, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। और ये जो साइक्लिन E एंड CDK2 मॉलिक्यूल है, ये दोनों का सिंथेसिस G1 फेज में ही शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं S फेज के बारे में। तो जैसे ही S फेज आ जाता है, यहाँ पे साइक्लिन A का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फेज के लिए हमें साइक्लिन A मॉलिक्यूल चाहिए। उसके साथ साथ हमें चाहिए यहाँ पे CDK2। यही CDK मॉलिक्यूल आगे भी S फेज में कंटिन्यू होता रहेगा। उसके बाद आता है S फेज टू G2 फेज। S फेज टू G2 फेज के ट्रांजिशन के लिए हमें साइक्लिन A चाहिए, और A के साथ हमें चाहिए होता है CDK1। यहाँ पे साइक्लिन A के साथ CDK1 का रोल आ जाता है। उसके बाद जब G2 to M का जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, तब हमें चाहिए साइक्लिन B, इसके साथ साथ हमें चाहिए होता है CDK1। तो ये है हमारे पास आ गया है अलग अलग टाइप के CDK मॉलिक्यूल्स 1, 2, 4, 6, जो कि अलग अलग साइक्लिन मॉलिक्यूल के साथ अलग अलग सेल साइकिल के फेजेस में अटैच होते हैं, एंड इसके बाद ये अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि जो साइक्लिन मॉलिक्यूल्स हैं और CDK मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद ही ये मॉलिक्यूल्स इफ़ेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो CDK मॉलिक्यूल्स होता है, ये काइनेज मॉलिक्यूल है। तो ये अगर काइनेज मॉलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली ये एमिनो एसिड के चेन से बने हुए होंगे, प्रोटीन्स का बना हुआ होगा, एंड इनके पास अलग अलग एमिनो एसिड्स होंगे। तो ये इसका जो एक्टिव साइट है, जहाँ पे कि हमारा साइक्लिन आके बाइंड करता है, उस एक्टिव साइट के पास बहुत सारे सेरीन मॉलिक्यूल, उसके साथ साथ थ्रियोनिन मॉलिक्यूल एंड टायरोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो स्पेसिफिक पोजीशन जहाँ पे कि अगर हम फॉस्फोराइलेट कर दें तो फिर हम इस CDK मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। सो मान लीजिए CDK मॉलिक्यूल अगर इस तरह का कन्फर्मेशन रखता है तो जाके ये साइक्लिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर हम इसके एक्टिव साइट में जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनमें कुछ अगर चेंजेस कर देंगे तो इसका शेप क्या होगा, इनका कन्फर्मेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो पहले इस तरह का कन्फर्मेशन था, मान लेते हैं अभी इस तरह का कुछ कन्फर्मेशन हो गया है, तो अभी ये साइक्लिन मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से कि MPF का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर नहीं बन पाएगा। और अगर ये मॉलिक्यूल नहीं बन पाए तो आगे चल के हमारा सेल साइकिल क्या होगा, वो भी उसी पर्टिकुलर स्टेज में आइदर इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये जो MPF है ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये आगे चल के डेफिनेटली सेल साइकिल को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो फॉस्फोराइलेशन है, डिफॉस्फोराइलेशन है, या इस पर्टिकुलर MPF का जो रेगुलेशन है, ये किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं इनके एक्टिविटीज़ को, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो यहाँ पे जो साइक्लिन होता है, साइक्लिन का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरा साइक्लिकल इवेंट होता है, इसमें सिंथेसिस होते रहते हैं साइक्लिन एंड डिग्रेड होते रहते हैं। लेकिन जो CDK होता है इसका लेवल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सेल साइकिल। तो यहाँ पे सबसे पहला रेगुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला रेगुलेशन होता है यूबीक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस। मतलब हम इसका रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, प्रोटियोलाइसिस करके इनका हम रेगुलेशन कर सकते हैं। प्रोटियोलाइसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन, एंड यूबीक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है यूबीक्विटिन मॉलिक्यूल का यूज़ करके हम लोग इस पर्टिकुलर काइनेज मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर रहे हैं या फिर इनका रेगुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इनका रेगुलेशन होता है, किस तरह से यूबीक्विटिन एंजाइम्स आके इनका रेगुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली 2 तरह के यूबीक्विटिन एंजाइम आके इनका रेगुलेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहला अगर यूबीक्विटिन मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला एंजाइम जो कि यूबीक्विटिन लाइगेज है वो आता है E3 यूबीक्विटिन लाइगेज।
ये जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, जो पहला लाइगेज मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम रखा गया SCF E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ये मोस्टली जो G1 फेज साइक्लिन होते हैं, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, G1 फेज के जो साइक्लिन होते हैं उनके रेगुलेशन करने के लिए ये पर्टिकुलर SCF मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो SCF है इसका मतलब क्या है देख लेते हैं पहले। तो SCF यहाँ पे कुछ प्रोटीनेशियस होते हैं और यहाँ पे जो सेंट्रल कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम का, वो बना होता है इन प्रोटीन से, S, C एंड F। S से मतलब होता है यहाँ पे SKP1, ओके, उसके साथ साथ C का यहाँ पे मतलब होता है CUL1 एंड F होता है F बॉक्स प्रोटीन्स। ये तीनों कंपोनेंट मिलके सेंट्रल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अगर मैं E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसके पास दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इसके पास सेंट्रल कंपोनेंट एंड दूसरा इसके पास होता है रिंग डोमेन। तो ये जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है ये एक्चुअली SCF से मिलके बना होता है और यहाँ पे जो रिंग डोमेन होता है वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है, RBX1 प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो ये है इस पर्टिकुलर E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, जो कि एक स्पेसिफिक लाइगेज मॉलिक्यूल होता है। SCF सेंट्रल डोमेन होता है इसके पास एंड ये यूबिक्विटिनेशन करके जो हमारे पास CDK होता है या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है उसको ये इनएक्टिवेट कर सकता है। और मेनली जो साइक्लिन यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है G1 साइक्लिन। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको काइनेज का डिग्रेडेशन के बारे में बताया। एक्चुअली साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता है जो कि मेनली G1 फेज साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा एक और यूबिक्विटिन एंजाइम है, E3 यूबिक्विटिन एंजाइम का क्लास, जो कि है यहाँ पे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एंड C, ओके, APC-C। ये एक और E3 यूबिक्विटिन लाइगेज ही होता है, लेकिन इसका एक अलग क्लास आ जाता है यहाँ पे, ओके। और ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये कौन से साइक्लिन मॉलिक्यूल को डिग्रेड करता है? मोस्टली ये डिग्रेड करता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को। मतलब ये एक्चुअली S एंड M फेज साइक्लिन को ये डिग्रेड कर रहा होता है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा लाइगेज मॉलिक्यूल कौन से फेज के साइक्लिन मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे S एंड M फेज साइक्लिन को डिग्रेड करने के लिए हमारे पास है APC एंड C यूबिक्विटिन लाइगेज। ये जो यूबिक्विटिन लाइगेज मॉलिक्यूल है इसके पास भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इसके पास सेंट्रल कंपोनेंट एंड दूसरा इसके पास आ जाएगा रिंग डोमेन, ओके। तो रिंग डोमेन एज इट इज़ जो कि हमने पहले SCF में भी पढ़ा था वही सेम चीज़ होता है, RBX1 प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन ये जो सेंट्रल कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है, ये सेंट्रल कंपोनेंट के पास एक पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे नहीं रहता जो कि होता है F बॉक्स प्रोटीन। ये यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब सेम रहेंगे जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और मैकेनिज्म के बारे में जिसका यूज़ करके जो हमारे पास साइक्लिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो MPF होता है मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, उनका किस तरह से रेगुलेशन हो रहा है। अभी हमने देखा कि जो MPF है या फिर जो साइक्लिन मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिग्रेडेशन यूबिक्विटिनाइलेशन के थ्रू भी हो सकता है, जो कि हमने यूज़ किया था E3 यूबिक्विटिन लाइगेज मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर हम लोग और भी कुछ मैकेनिज्म देखेंगे, जैसे कि इनका हम रेगुलेशन कर सकते हैं फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन करके कर सकते हैं। एंड दूसरा हम लोग कर सकते हैं बाइंडिंग बाय बाइंडिंग ऑफ CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स, या फिर इसे नाम दिया जाता है CKIs, इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन के बारे में कि फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन का यूज़ करके हम लोग किस तरह से इस MPF मॉलिक्यूल का रेगुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर एंजाइम जो कि है Wi1 काइनेज। ये जो Wi1 काइनेज है, ये Wi1 काइनेज खुद एक काइनेज एंजाइम होता है। अगर ये काइनेज एंजाइम है तो डेफिनेटली फॉस्फेट मॉलिक्यूल का ये कहीं ना कहीं पे एडिशन कर रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि जो साइक्लिन मॉलिक्यूल हैं एंड जो CDK मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए साइक्लिन मॉलिक्यूल के पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से कि ये CDK मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर किसी तरह से हम इस पर्टिकुलर साइक्लिन मॉलिक्यूल का या फिर जो CDK मॉलिक्यूल का एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है, इस CDK मॉलिक्यूल के एक्टिव साइट में अगर किसी तरह से हम फॉस्फेट का एडिशन कर दें या फिर किसी मॉलिक्यूल का हम रिमूवल कर दें तो इसके कन्फॉर्मेशन में चेंज आ जाएगा, और कन्फॉर्मेशन में चेंज होने के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का अभी इनएक्टिवेशन हो जाएगा या फिर एक्टिवेशन हो सकता है। एक्टिवेशन भी हो सकता है या इनएक्टिवेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम कौन से मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं या फिर कौन से मॉलिक्यूल को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो V1 काइनेज है ये कहाँ पे एक्ट करता है एक्चुअल में। तो ये जो V1 काइनेज है ये इनहिबिटोरी काइनेज होता है। ये कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करता है, ये मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट करेगा एक टायरोसिन रेसिड्यू में। टायरोसिन रेसिड्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 15th पोजीशन पे जो टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है CDK सब यूनिट में, उसको ये जाके फॉस्फोराइलेट कर देगा। मतलब मान लेते हैं ये CDK मॉलिक्यूल एंड साइक्लिन मॉलिक्यूल पहले दोनों जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं तो ये एक्टिव फेज में पहले प्रेजेंट थे, लेकिन ये जो V1 काइनेज होता है ये इनएक्टिवेटिंग काइनेज होता है। मतलब ये जो पहले से एक्टिवेटेड है उसको ये इनएक्टिव कर देगा। तो ये इनएक्टिव कैसे करता है देख लेते हैं। ये दोनों जैसे ही एक्टिव फेज में है, ये V1 काइनेज यहाँ पे V1 काइनेज मेनली G2 फेज में आके एक्टिवेट होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि कब V1 काइनेज एक्टिवेट होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये जो V1 काइनेज है ये कैसे काम कर रहा है। ये पहले था G2 फेज में ये एक्टिवेटेड थे, लेकिन यहाँ पे जब V1 काइनेज आके ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो CDK मॉलिक्यूल प्रेजेंट था इसके पास 15th पोजीशन पे, ओके, इसका जो 15th पोजीशन वहाँ पे एक टायरोसिन एमिनो एसिड प्रेजेंट था और इसी टायरोसिन एमिनो एसिड में ये V1 काइनेज क्या कर लेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ये फॉस्फोराइलेट कर दिया, ये कंपाउंड अब ये क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है या फिर ये जो MPF है ये एक्चुअल में इनएक्टिव हो रहा है। इनएक्टिव जैसे ही हो जाएगा आगे ये प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पर्टिकुलर V1 काइनेज मोस्टली G2 फेज में ये एक्टिवेट होता है। तो चलिए दो पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर V1 काइनेज का लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब किसी वजह से अगर V1 काइनेज मतलब काम नहीं कर पा रहा है सही से, इसका मतलब अगर ये सही से काम नहीं कर पा रहा है तो ये जो इनएक्टिवेशन का प्रोसेस होता था ये इनएक्टिवेशन नहीं हो पाएगा सही टाइम पे, और ये जो इनएक्टिवेशन होता है मोस्टली G2 फेज में हमें देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे इनएक्टिवेशन हो जाता है V1 काइनेज का, यहाँ पे हम म्यूटेशन केसेस के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो V1 काइनेज का अगर इनएक्टिवेशन होता है किसी वजह से तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, राइट। तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो इमीडिएटली G2 फेज में भी, G2 फेज में जो कि थोड़ा सा हॉल्ट लेना चाहिए था, इनएक्टिव होना चाहिए था इस पर्टिकुलर साइक्लिन और CDK मॉलिक्यूल को, वो इनएक्टिवेशन नहीं होके इमीडिएटली ये M फेज में चले जाएंगे। मतलब G2 फेज में नॉर्मली क्या हमें देखने को मिलता है, ये गैप फेज होता है एंड इसमें सेल का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अगर किसी वजह से V1 काइनेज में म्यूटेशन हो गया और ये लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो सेल होते हैं वो प्री मैच्योरली माइटोसिस के अंदर एंटर कर जाएंगे और हमें स्मॉल सेल्स नज़र आएंगे। स्मॉल सेल्स क्यों नज़र आएंगे हमें, क्योंकि हमारे पास G2 फेज में अभी हॉल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली V1 काइनेज इनएक्टिवेट कर देता था। इनएक्टिवेट होने के बाद इसको टाइम मिल जाता था कि ये G2 फेज में ग्रो करे सेल्स, तो अभी ग्रो नहीं कर पा रहा है सेल्स, इसी वजह से हमें स्मॉल सेल्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगर ओवर प्रोडक्शन होने लग गया किसी वजह से, तो अगर ओवर प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए
मतलब V1 जीन का अगर ओवर प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी लंबे टाइम तक ये पर्टिकुलर इनएक्टिवेशन रहेगा। तो G2 फेज़ का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मली जितना G2 लेंथ होना चाहिए था उससे ज़्यादा अभी ये जो सेल है G2 में रहने लग जाएंगे और हमें फाइनली जो सेल है वो एलोंगेटेड शेप में नज़र आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ये सेल ग्रोथ फेज़ में गुजार रहे हैं। इसी वजह से ये सेल कैसे दिखेंगे, हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा दिखेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये V1 काइनेज आके इस पर्टिकुलर फेज़ में हॉल्ट कर रहा है या फिर इसको रोक रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है, तो जब हमें G2 फेज़ से जब M फेज़ जाना होगा या फिर इसको फर्दर जब एक्टिवेट करना होगा तो हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसका एक्टिवेशन करने के लिए एक और एंजाइम आता है जिसे नाम देते हैं हम CDC एंजाइम। CDC एक फॉस्फेटेज एंजाइम होता है और ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या था, ये जो CDK मॉलिक्यूल था V1 काइनेज, इसके टायरोसिन 15 मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट का एडिशन किया था। ओके, एंड ये मॉलिक्यूल कैसा था, अभी इनएक्टिवेट था। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक फॉस्फेटेज आता है। फॉस्फेटेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल कर रहा होगा। तो ये जो फॉस्फेटेज होता है इसका नाम होता है CDC25। और ये जो CDC25 होता है ये क्या काम करता है, टायरोसिन के 15 पोजीशन पे ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इसको ये रिमूव कर देता है। जैसे ये रिमूव कर देगा अगेन CDK एंड ये जो साइक्लिन मॉलिक्यूल है जो कि G2 फेज़ में थे ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इसके एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, फिर से ये काम करने लग जाएंगे एंड G2 फेज़ फिर से प्रोसीड होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो V1 काइनेज है, V1 काइनेज एंड CDC25 ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मतलब एक अगर किसी चीज़ को इनएक्टिवेट कर रहा है तो दूसरा इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट करने में मदद कर रहा है। तो ये दोनों जो सेल्स या फिर ये दोनों जो एंजाइम्स होते हैं आपस में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एंजाइम जिसका नाम है CAK या फिर इसको बोला जाता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। ये जो काइनेज एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे ही देखा कि ये जो CAK एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है, देखते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है, ये एक एक्टिवेटिंग एंजाइम है। एक्टिवेटिंग एंजाइम है मतलब अगर ये पहले कोई चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म से क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करके ये एक्टिव फॉर्म में इसको मूव करा देगा, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव बनाएगा। तो इनएक्टिव कब होगा, अगर मान लेते हैं जैसे कि हमने देखा V1 काइनेज के बारे में, राइट। V1 काइनेज क्या कर रहा था, साइक्लिन CDK मॉलिक्यूल के टायरोसिन 15 पोजीशन पे जो टायरोसिन है उसमें फॉस्फेट ऐड कर रहा था जिसके वजह से कि यहाँ पे इनएक्टिवेशन हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो साइक्लिन मॉलिक्यूल एंड CDK मॉलिक्यूल यहाँ पे इनएक्टिव फेज़ में थे क्योंकि यहाँ पे जो टायरोसिन मॉलिक्यूल था इसमें फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ था। तो इसमें पहले क्या करेगा, ये जो CAK मॉलिक्यूल है इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये इसको एक्टिवेट कर दे, लेकिन ये एक्टिवेट कैसे करेगा, ये तो फॉस्फेट को हटा नहीं सकता क्योंकि ये नेचर में फॉस्फेटेज नहीं है। तो ये क्या काम करता है, एक और फॉस्फेट ग्रुप का ये एडिशन कर देता है। ये कैसे एडिशन करता है देखते हैं एंड कहाँ पे एडिशन करता है देखते हैं। पहले से हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है टायरोसिन रेसिड्यू में, ओके। इसके साथ साथ ये जो CAK मॉलिक्यूल है ये फॉस्फेट एक और लगा देता है थ्रियोनिन मॉलिक्यूल में। थ्रियोनिन 161 पोजीशन पे जो थ्रियोनिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसके पास ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अटैच करा देगा। सो ये अटैच कराने के बाद ये जो मॉलिक्यूल का अटैच होता है या फिर ये जो फॉस्फेट का अटैच होता है थ्रियोनिन 161 पोजीशन पे, ये एक्चुअली है कहाँ पे, CDK का जो एक्टिव साइट है, मतलब ये CD का एक्टिव साइट जहाँ पे कि साइक्लिन जुड़ता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और जैसे ही ये थ्रियोनिन 161 पोजीशन पे फॉस्फेट का एडिशन हो गया, इसके बाद एक्चुअल में हमारा CDC25 मॉलिक्यूल आता है जो कि खुद एक फॉस्फेटेज है।
और ये फॉस्फेटेज मॉलिक्यूल अब क्या करेगा, अब साइक्लिन या फिर सीडीके के पास जो टायरोसिन मॉलिक्यूल के पास फॉस्फेट था, इस फॉस्फेट को ये रिलीज कर देगा। और ये फॉस्फेट रिलीज होने के बाद सीडीके के पास अब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्रियोनिन 161 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप बचेगा एंड इसके साथ साइक्लिन बचेगा। और ये अभी क्या हो जाएगा, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर या फिर हम इसे कहते हैं MPF, और ये फर्दर अभी क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि CA किस तरह से एक्टिवेटिंग काइनेज का काम करता है और किस तरह से इसको एक्टिवेट कराता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक और इनहिबिटोरी प्रोटीन्स के बारे में, जिसे नाम देते हैं CKI या फिर हम इसे बोलते हैं CDK इनहिबिटर प्रोटीन। इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। अगर इनके टाइप के बारे में बात करें तो ब्रॉडली इनको 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला आता है CIP और KIP फैमिली। ये 2 फैमिली के मेंबर्स होते हैं, मोस्टली CIP और KIP फैमिली हो गया। एंड दूसरा आता है यहाँ पे INK4 फैमिली। यहाँ पे जो CIP और KIP ये नाम रखा गया है, CIP का मतलब होता है CDK इंटरैक्टिंग प्रोटीन काइनेज एंड KIP का मतलब होता है काइनेज इनहिबिटोरी प्रोटीन। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे आता है P21, नेक्स्ट आता है P27 और नेक्स्ट आता है P57। तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं या फिर ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर फैमिली के अंडर आएंगे और ये मोस्टली इनहिबिट करते हैं किसे, साइक्लिन A CDK2, साइक्लिन A एंड CDK2। इसका जो कम्बिनेशन है या इसका जो MPF बनता है, इसको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं या इनहिबिट करते हैं। मतलब ये ऐसे फैमिली के मेंबर्स हैं या फिर ये ऐसे मेंबर्स हैं जो कि CDK2 का इनहिबिशन करते हैं, ये इनहिबिटोरी काइनेज होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं INK4 फैमिली के बारे में। INK का मतलब होता है इनहिबिटर्स ऑफ काइनेज 4। इसके कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे कि P16 हो गया, उसके बाद आता है P15, उसके बाद आता है P18 एंड P19। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बाइंड करते हैं CDK4 एंड 6 को। जैसे कि आप लोग जानते हैं CDK4 एंड 6 ये फॉर्मेशन होता है G1 फेज में, राइट। और ये इनहिबिट किसे कर देते हैं, साइक्लिन D को इनहिबिट करते हैं। मतलब अगर CDK4 एंड 6 के साथ ये मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये आगे चल के साइक्लिन D के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और साइक्लिन D को इनहिबिट कर देगा, मतलब G1 फेज में इनहिबिशन हो जाएगा। सो ये था कुछ रेगुलेटरी मेथड्स, रेगुलेटरी फेनोमेनस जो कि हमारे साइक्लिन एंड CDK मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट होता है और ये आगे चल के जो सेल साइकिल होते हैं वो हर एक स्टेप में ये रेगुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में, चेक पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।